आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो पहलगांव में टूरिस्टों की पैंट उतार के क्या देख रहे थे? क्यों सिर्फ नाम पूछा और हिंदू पता लगते ही गोली मार दी गई? क्यों कहा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ और जिसने कलमा नहीं सुनाया उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया? क्यों लड़ाई सबसे नहीं है, सिर्फ हिंदुओं से, चाहे फिर वो कश्मीर हो या फिर बंगाल हो? कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे चलते यार मौत की कश्मीर। वो बच्चा बोल रहा है कि भैया हमको किसी भी हालत में अस्पताल पहुंचा दो। ये लोग सिर्फ हिंदू नाम सुन के मार रहे हैं और हम जातिवाद में अभी भी पड़े हुए हैं। तू पंडित है, मैं राजपूत हूं, ये छोटी जात है, वो ऊंची जात है। और तो और भाषा के नाम पे लड़ाई शुरू कर दी है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलनी होगी। हिंदी वालों को मार रहे हैं, भाषा के नाम पे हम लड़ रहे हैं। पर जो पहलगांव में मार दिए गए वो पता लोग कहां के थे? गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के सबसे ज्यादा लोग थे। और उनसे ये नहीं पूछा कि आप भाषा कौन सी बोलते हो, उनसे बस इतना पूछा गया आपका धर्म कौन सा है, और हिंदू धर्म पता लगती सीधा गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो पहलगांव में हिंदू होना काफी था आपकी मौत के लिए। तो एक बात तो अब क्लियर हो चुकी है, बटोगे तो कटोगे। कटेंगे तो कटेंगे। ये चीजें तभी क्यों होती है जब कोई विदेशी डेलीगेशन इंडिया में आता है। अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया में आए हुए हैं तो पहलगांव में हमला हो गया। इससे पहले 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तब दिल्ली में सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरी दिल्ली में दंगे हो रहे थे। और दिल्ली में आपको पता है कितना बुरा हाल कर दिया था, बस जला दी थी, दुकानें तोड़ दी थी, बहुत बुरा हाल हो चुका था वहां पे। और ऐसे ही साल 2000 में जब यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, जब छित्ती सिंहपुरा में अनंतनाग में सेम काम करा था, 36 सिखों की हत्या कर दी थी। और तब भी जो टेररिस्ट आए थे ना, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में आए थे। और उसी साल 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करा गया था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ज्यादा पीछे क्यों जाना, अभी रियासी का आपको याद होगा जब शिवखोड़ी से बस आ रही थी श्रद्धालुओं को लेकर जो वैष्णो देवी जा रही थी, उनकी बस पे हमला कर दिया, कई लोगों की हत्या कर दी। और उस टाइम पे सोशल मीडिया पे सब लोगों ने लिखा था ऑल आइज ऑन रियासी। उसके बाद लिखने के बाद याद है किसी को? भूल गए ना सब। ऐसे ही होता है, हमला होता है और हम भूल जाते हैं। बट ये टाइम अब भूलने का बिल्कुल नहीं है। ये चीजें जो आज हुई है ना, ये सब चीजें याद रखी जाएंगी। और ये चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ, इनको सालों लगते हैं पनपने में। ये जो आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए ना, एक टाइम पे बहुत छोटा लेवल था और धीरे 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 बढ़ते चलेगा, क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन ने सपोर्ट करा, वहां के लोकल लोगों ने इनको सपोर्ट करा। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको कश्मीरी पंडितों का नरसंहार याद होगा, जब कश्मीर से लाखों पंडितों को भगा दिया गया। उस टाइम पे पता है क्या हुआ था? साल था 1990, जब हाथ में AK-47 लेकर रोड पर मार्च निकाली गई और लोगों को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, हत्या करी गई लोगों की। और उस टाइम पे नारा दिया गया। नारा पता है क्या था? रलिफ सलिफ या गलिफ, जिसमें रलिफ का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, और सलिफ का मतलब होता है कि छोड़ के चले जाओ, कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या फिर गलिफ वरना हम आपको मार देंगे, वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ये नारे रोड पे लगे थे AK-47 हाथ में लेके। और ये बात सिर्फ रोड तक सीमित नहीं थी, अखबार में मस्जिदों से अनाउंस करा गया कि जितने भी यहाँ पे कश्मीरी पंडित है, हिंदू है, छोड़ के कश्मीर चले जाओ, वरना अपना धर्म चेंज करो, वरना हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, जान से मार देंगे। इसकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडित, लाखों कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ के वहां से जाना पड़ा था। और जब मूवी आती है ना, जब बॉलीवुड में कोई ढंग की पिक्चर आती है तो सब क्या कह देते हैं? ये प्रोपेगेंडा है, ये पूरा मुस्लिमों के खिलाफ दिखा रहे हैं, कश्मीर को खराब दिखा रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं। ये खराब नहीं कर रहे, सच्चाई दिखाई गई थी और उस पिक्चर को बैन करने के पीछे लग गए लोग। और अब जब 370 हटा दी गई है तो ये कोशिश करी जा रही है कि कश्मीर भी बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके, वहां की इकोनॉमी ऊपर आ सके। पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कश्मीर की प्रोग्रेस हो, कश्मीर को ऐसे दबाना चाहते हैं। वहां के लोग पता नहीं क्यों, लोकल लोग समझ ही नहीं पा रहे और आज भी टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये जो हमला हुआ है वहां पे क्लियर आपने न्यूज पे देख लिया होगा कि पाकिस्तानी तो थे बट लोकल कश्मीरी भी उसमें शामिल थे। गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि कश्मीर ऊपर उठ सके, कश्मीर प्रोग्रेस कर सके, और कश्मीर में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर याद हो 2019 में 1.6 करोड़ लोग वहां पे आए थे, बट यही अगर हम देखे जाए 2024 में 2.36 करोड़। अब देख रहे हो कितना ज्यादा फर्क है, इतने ज्यादा लोगों ने वहां पे जाना शुरू कर दिया। अब जब इतने लोग कश्मीर में जाएंगे तो वहां पे जाके पैसे भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो लोकल जो इकोनॉमी है कश्मीर की वो उठेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, ग्रोथ होगी। बट नहीं, उनको तो ये सब चाहिए ही नहीं, उनको तो सिर्फ आतंकवाद चाहिए, दहशत फैलानी है पूरे कश्मीर में। पहलगांव में जहां पे ये अटैक हुआ, ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि श्रीनगर के पास दो ही मेन जगह है, एक गुलमर्ग है और ये पहलगांव है। पहलगांव जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जो मेन जगह है ना वो है बैसारन वैली। बैसारन वैली क्या है? पहलगांव से पैदल या फिर वो पोनी करके वहां पे जाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल हटके लोकेशन हो गई। और वो लोकेशन ऐसी हो गई कि वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा थे। बैसारन जो वैली है ना, वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट इकट्ठा थे, और बैसारन के चारों तरफ जो है जंगल है, पाइन फॉरेस्ट है। उसी जंगल से आतंकवादी निकल के आए थे, किसकी यूनिफॉर्म में? अपने इंडियन आर्मी की और वहां की लोकल पुलिस की यूनिफॉर्म में वहां के आतंकवादी आए थे, ताकि लोग कंफ्यूज हो गए। और आते ही लोगों से पूछा नाम बता अपना, और जैसे ही बोला हिंदू, सीधा गोली मार दी।
उनसे बोला कलमा पढ़ के सुना। जिन्होंने कलमा पढ़ दिया वो बच गए, जो नहीं पढ़ पाए उनको सीधा मार दिया गया। पैंट उतार के चेक कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि ये हिंदू है या नहीं। एकदम हिंदू की टारगेट किलिंग की गई है वहां पे। और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते आपने ये वाली चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि कपल था जिसमें एक पति को मार दिया गया और उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी गोली मार दो, मुझे जिंदा मत छोड़ो। तो आतंकवादी उसको ये कह के छोड़ देता कि जा मोदी को बोल। इस अटैक की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है और कोई नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का ही एक छोटा सा ग्रुप है। मतलब ऐसा ग्रुप है लश्कर ए तैयबा तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगी पाकिस्तान की जिसको कई सारे देशों ने बैन कर रखा है। अब वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन खुद तो आगे आती नहीं, तो उसने एक नया ये बना दिया द रेजिस्टेंस फ्रंट। और द रेजिस्टेंस फ्रंट बना कब है? 2019 में। 2019 में जैसे ही 370 हटा था, आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके एक महीने बाद ही शायद अक्टूबर में द रेजिस्टेंस फ्रंट को बना दिया गया ताकि उसके पीछे लश्कर ए तैयबा जो है ना उसके पीछे से काम कर सके और द रेजिस्टेंस फ्रंट को आगे करके पूरे हमले कर सके। और जो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट है ना, ये क्या करता है? हमले करता है, सब कुछ करता है और बचा किसको लेता है? अपने बाप पाकिस्तान को। और इस अटैक के पीछे का रीजन पता टीआरएफ क्या कहता है? द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या कहता है कि 85,000 डोमिसाइल कश्मीर में बनाए गए। अब डोमिसाइल बनाए गए से उसका मतलब क्या है कि बाहर के जो लोग हैं ना उनको कश्मीर में बुलाया गया, उसका डेमोग्राफी, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। बट ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। वहां पे क्या, कश्मीर में पहले से बहुत सारे लोग हैं जिनके डोमिसाइल बने हुए नहीं थे। 370 आर्टिकल की वजह से वो सब अटके हुए थे। अब जब 370 हट गया तो डोमिसाइल तो बनेंगे। 85,000 डोमिसाइल क्या कई और बनेंगे, लाखों डोमिसाइल बनेंगे। और हमारा देश है भाई, हम जाएंगे, हमारे देश का पार्ट है, अभिन्न अंग है कश्मीर, हम उसमें जाएंगे, आज भी जाएंगे, बाद में जाएंगे, लगातार जाएंगे। ये होते कौन है हमें रोकने वाले? जिस डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, एक बार बताओ, डेमोग्राफिक चेंज अभी हो रहा है जब यहाँ के लोग वहां पे जा रहे हैं, तभी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जो 1990 में लाखों कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू वहां से बाहर चले गए, जब लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो वहां की डेमोग्राफी चेंज नहीं होती क्या? उसके बारे में कौन बात करेगा? तुमने तो पूरे के पूरे हिंदू वहां से भगा दिए बाहर और सिर्फ मुस्लिम वहां पे। तुम डेमोग्राफी में क्या चाहते हो कि पूरे के पूरे मुस्लिम रहे वहां पे? अब ये मौका है इंडिया के पास पाकिस्तान से बदला लेने का, क्योंकि वर्ल्ड के सुपर पावर्स इंडिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, इनफैक्ट चाइना भी इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऐसा मौका है, इंडिया चाहे तो पीओके को वापस ले सकता है, जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहां पे सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं, उस पीओके को जो हमारा है उसको वापस ले सकते हैं। मतलब एक पहल तो कर ही सकते हैं कि पीओके को हम वापस ले ले, वरना इतने साल हो गए आज तक पीओके के ऊपर कोई बात नहीं होती कि पीओके को हम वापस कैसे लेंगे। और जो पाकिस्तान है उसने पीओके तो ले ही रखा है, पूरे कश्मीर को लेने की कोशिश करता रहता है, बट इंडिया ने कभी कोशिश नहीं करी कि पीओके को वापस ले ले। आज इंडिया ये कोशिश कर सकता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लिया जाए। और 1971 तो सबको याद ही होगा जब बांग्लादेश बना था। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाइयां हो रही थी। इंडिया ने जाके ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश बना दिया। और पाकिस्तान में सेम हाल बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान पे पाकिस्तान बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, मतलब बलूचिस्तान की इतनी हालत खराब है, और जिसमें कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें। और पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? चाइना को बलूचिस्तान में भेज रखा है। चाइना वहां से रिसोर्सेज निकाल रहा है, अपना फायदा ले रहा है, बट बलूचिस्तान के लोग वो बेचारे गरीब आज भी चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, एकदम गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं। और वहां पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि अगर ढंग से इन्वेस्ट कर दिया जाए ना तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चेंज आ सकता है। तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा कि वहां पे बलूचिस्तान को आजाद कर दे, मतलब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए, डिसइंटीग्रेट कर देंगे पाकिस्तान को, तभी पाकिस्तान को समझ आएगा उसकी औकात। पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान नहीं दिखाई दे रहा, पाकिस्तान को सिंध प्रोविंस नहीं दिखाई दे रहा, पाकिस्तान को अपने एरिया में वो पंजाब वाला प्रोविंस जो है ना छोटा सा, बस वो दिखाई देता है, या फिर सीधा कश्मीर दिखाई देता है, कश्मीर के मुद्दे दिखाई देते हैं। हमेशा जो आंखें उठा के देखेगा कश्मीर की तरफ देखेगा, बट अब इंडिया उसकी वो ही आंख फोड़ देगा। अब इंडिया स्टेप लेने शुरू कर चुका है। अभी मतलब मिलिट्री एक्शन या कुछ ऐसा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा तो अभी हमें पता नहीं है, वो तो खैर चीजें छुपके होती है, जब हो जाएगी पता चल जाएगा। बट अभी जो स्टेप लिए गए ना, वो ऐसा स्टेप लिया गया कि पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है मैं आपको बताता हूं। 1960 में, साल 1960 में एक समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उसमें क्या है, इंडिया से 6 नदियां निकलती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब। अब ये 3 नदियां जो हैं ये जाती है पाकिस्तान में, और जो बाकी 3 है, रवि, ब्यास और सतलज, ये 3 रह जाती है इंडिया में। मतलब निकली तो 6 की 6 इंडिया से हैं। अब जो पहली 3 नदी का पानी है वो पाकिस्तान में जाता है। अगर वो पानी इंडिया रोक देता है तो उसका हाल पता क्या होगा? वैसे इंडिया ने रोक दिया है, ये सस्पेंशन की जो बात कर रहा हूं, इंडिया ने वो पानी रोक दिया। अब क्या होगा? जो पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, तो 90% एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान का वो इससे डिपेंड करता है। मतलब जो इंडिया से पानी आ रहा है उससे 90% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर चल रहा है। पानी बंद हो गया, एग्रीकल्चर ठप। और जो इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री में भी पानी की जरूरत होती है, वो पानी जो है वो भी इंडस बेसिन से उठा रही है इंडस्ट्री। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली झटका लगेगा पाकिस्तान को। ये स्टेप लिया इंडिया ने अभी, और ये स्टेप आज लिया है, अब से पहले कभी नहीं लिया था।
वरना अगर आपको पता 1965 में लड़ाई हुई थी, 1971 में हुई थी जब बांग्लादेश बना था, और कारगिल वॉर जब हुआ था तब भी इंडस वाटर रोका नहीं गया था। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन कभी नहीं हुआ, बट आज लिया गया ये सस्पेंशन। क्यों लिया गया? क्योंकि ये जो कायराना हरकत इन्होंने करी है ना कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं इंडिया में और जो लोग टूरिस्ट जा रहे हैं उनको मार रहे हो और यहाँ पे क्या फैला रहे हो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां करवा रहे हो। ये बात तो क्लियर है कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान की इकोनॉमिकली टांग टूट जाएगी। और दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया, वहां पे जो भी सेरेमनी होती थी सब बिल्कुल बंद कर दिया। तो जो भी छोटा मोटा ट्रेड होता था वो ट्रेड वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर बिल्कुल सील हो गया, बंद कर दिया गया उसको। जो भी लोग पाकिस्तान से आए गए थे उनका वीजा कैंसिल कर दिया और उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई है कि 48 घंटे में अब वापस अपने देश पाकिस्तान चले जाओ। और इससे नुकसान पता किस किस का होने वाला? जो लोग यहाँ पे घूमने आए हुए थे, कल्चरल टूरिस्ट थे या मेडिकल पेशेंट आए थे या पाकिस्तानी स्टूडेंट थे, सबका नुकसान होगा। बट हम क्या करें नुकसान का? अब हमें क्या पता, जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वीजा लेके आए हैं, लीगल तरीके से आए हैं या जैसे भी आए, हो सकता है उनमें कोई स्लीपर सेल हो और यहाँ के वो एक्टिव हो जाए, कुछ काम करने लगे, तो हमें कोई नहीं चाहिए। सारे पाकिस्तानियों को बाहर करने का ऑर्डर आ चुका है। 48 घंटे में सारा पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में सारे बाहर निकलेंगे। तो ऐसे टाइम पे भी इंडिया में कुछ गद्दार ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि ये हमला इंडिया ने खुद करवाया। मतलब पहले भी कहते हैं और आज भी कहेंगे इंडिया ने खुद कराया, ये पॉलिटिकल है, ये सब चीजें। दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो तुम लोग? ऐसे गद्दारों को तो पकड़ के मारना चाहिए, थप्पड़ मारने चाहिए इनके मुंह पे, तब इनको बुद्धि आएगी। इंडियन रॉ और अमेरिका के सीआईए ने साफ साफ कहा है कि टीआरएफ की जो कम्युनिकेशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट की जो कम्युनिकेशन है, वो रावलपिंडी सियालकोट से ओरिजिनेट हुई थी। और जो वेपन मिले ना, उन वेपन पे भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मोहर लगी हुई है। हिंदू ही क्यों हमेशा से टारगेट बनता रहा है? क्यों हम हिंदू ही हर जगह से भागे? आजादी के टाइम पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागे, अफगानिस्तान से हिंदू भागे, बांग्लादेश से हिंदू भागे, हर जगह से ही भागते रहेंगे तो जाएंगे कहां? इकलौता हिंदुस्तान बचा है हिंदुओं के लिए और यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अकेले हम कर क्या लेंगे, अकेले क्या कर लेंगे? अकेले आप बहुत कुछ कर सकते हो। अकेले सबसे पहले अकेला इंसान क्या कर सकता है? जातिवाद में पड़ना बंद कर सकता है। ये जो जातिवाद की लड़ाइयां होती है इन्हें हम बंद कर सकते हैं कि भाई तू छोटी जात है, मैं बड़ी जात हूं, तू पंडित, तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय है, तू राजपूत है, तो ये सब बिल्कुल बंद कर दो। जातिवाद की लड़ाइयां बिल्कुल बंद कर दो। और इसके बाद जो भाषा की लड़ाइयां कर रहे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं पंजाबी बोलता हूं, मैं हरियाणवी बोलता हूं, तुम अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी बोलता है हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो है सामने वाला और मैं, हम हिंदू हैं और हिंदू हैं तो भाई भाई हैं। एकजुट रहेंगे तो ही ताकतवर रहेंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये दिमाग में बसा लो। और दूसरा, जो इलेक्शन को छुट्टी समझ के घूमने चले जाते हैं ना, वो बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि आप लोग तो छुट्टी में बाहर घूम रहे हैं, बट ये लोग घूम नहीं रहे हैं, ये सब लोग वोट डालने जा रहे हो। तो आप भी वोट डालने जाओ, अपना लीडर चुनो, ऐसा लीडर चुनो जो हिंदुओं के लिए खड़ा रहे, हिंदुओं को सपोर्ट करे, हिंदुओं को आगे लेके आए। तो अपना लीडर चुनने के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन के टाइम पे छुट्टी लेके भाग मत जाना कहीं भी, अपनी वोट जरूर से दो। माना पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, बट जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे उस पैसे का, क्या करोगे उस पढ़ाई का, जब सामने वाला इंसान आपको गोली मार देगा ये जान के कि आप हिंदू हो? कर लो पढ़ाई। या जब तक कोई खुद के परिवार का नहीं मरेगा तब तक समझ नहीं आएगा, आंखें नहीं खुलेंगी तब तक। अभी भी ज्यादा देर नहीं है, जागो हिंदू जागो। जय हिंद।